मेरा नाम अवनी है। जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता आदित्य से तय किया तो हर माता पिता की तरह उन्होंने भी यही सोचा था कि उनकी बेटी एक भले और सुशिक्षित घर में जाए। आदित्य एक अच्छी कंपनी में कार्यरत थे, पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का। उसके बड़े भाई और भाभीियों ने आश्वासन दिया कि शादी के बाद हम अलग रहेंगे, अपनी गृहस्थी अलग बसाएंगे। यह बात मेरे माता पिता को बहुत पसंद आई, क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे किसी भी तरह के घरेलू झगड़े से दूर रखा जाएगा। हमारी शादी हुई और शुरुआती कुछ महीने सपने जैसे थे। मैं आदित्य के हर सुविधा का ध्यान रखती थी, उनका पसंदीदा भोजन बनाना, घर को साफ सुथरा रखना और उसे हर पल खुश देखना मेरी प्राथमिकता थी। वह भी मेरी सेवा और समर्पण से खुश था। मगर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। हमारी शादी को 1 साल पूरा होते होते आदित्य मुझसे दूर भागने लगा था। वह घर देर से आने लगा और जब भी आता तो शांत और अलग अलग रहता था। शारीरिक संबंध तो जैसे हमारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो चुके थे। मैं तैयार होती, सजती सवरती, उससे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन वह या तो मुझे टाल देता या फोन में व्यस्त हो जाता। मेरा मायका जाना भी कम हो गया, क्योंकि उसने मेरे साथ जाना बंद कर दिया और बहाना बनाने लगा कि वह काम से थका हुआ है। मेरे मन में बार बार एक ही शक उठता था, क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? एक दिन मैं उदास होकर माँ के पास गई। माँ ने मुझे समझाया कि शायद मुझे ही पहल करनी चाहिए, खुद को और अधिक आकर्षक बनाना चाहिए, ताकि मैं आदित्य को अपनी ओर खींच सकूं। मैंने उनकी बात मानी और पूरी कोशिश की, लेकिन जब मैं उसके करीब जाती वह असहज होकर खड़ा हो जाता और कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह बेचैनी मुझे डरा देती थी। ऐसा लगता था जैसे वह इस घर में मेरे साथ फंसा हुआ महसूस कर रहा है। मेरी सेहत गिरने लगी थी। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होती जा रही थी। घर पर काम करना मुश्किल हो गया था। एक दोपहर बाजार में मेरी नज़र एक 13 वर्षीय बच्चे पर पड़ी, जिसका नाम राहुल था। वह फटे कपड़े पहनकर कमजोर दिख रहा था और भीख मांग रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। बातचीत में पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ बीमार रहती है। उसे कोई काम नहीं देता, इसलिए वह भीख मांगने को मजबूर है। मैंने उसे अपने घर में काम करने का प्रस्ताव दिया। मैंने उसे समझाया कि वह घर के हल्के फुल्के काम में मेरा हाथ बटाएगा और बदले में मैं उसे अच्छी तनख्वाह और दोनों वक्त का खाना दूंगी। राहुल की आंखों में एक नई उम्मीद दिखी। अगले दिन से राहुल हमारे घर पे काम करने आने लगा। वह मेहनती और ईमानदार था। जब आदित्य घर आया और उसने राहुल को देखा तो वह पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने सहमति दे दी। मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो, इस बहाने आदित्य ने मुझसे बातचीत तो की। धीरे धीरे राहुल को पड़ोस के कुछ और घर से भी काम मिलने लगा। वह इतना थक जाता था कि उसे घर जाने का समय ही नहीं मिलता था। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह हमारे खाली स्टोर रूम में रह सकता है। इस तरह उसकी कमाई अच्छी होने लगी और उसके परिवार की गरीबी भी कुछ कम हुई। जब से राहुल हमारे घर रहने लगा, मैंने एक अजीब बदलाव देखा। आदित्य जब काम से वापस आकर कमरे में ही रहता था और अब बाहर भी नहीं जाता था। वह अक्सर राहुल के कमरे के बाहर रात को खड़ा रहता और उसे देखता रहता। उसने राहुल को बाहर काम करने जाने से भी रोक दिया और कहा कि वह बस हमारे घर का काम करेगा। सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसने राहुल को हर महीने 25,000 रुपए देने का वादा किया था। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं हैरान थी, लेकिन आदित्य ने मुझे टोकने से मना कर दिया। मैंने नोटिस किया कि राहुल अब पहले जैसा चहकता नहीं था। वह सहमा हुआ रहता था। जब भी आदित्य सामने आता उसका रंग उड़ जाता था। मुझे शक हुआ कि कहीं आदित्य और राहुल के बीच कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। जब मैंने आदित्य से पूछा तो उसने मुझे डांट कर चुप करा दिया और कहा कि वह मेरे मामले में दखल ना दे। एक रात मैं आदित्य के करीब गई, उनसे अपनी दूरी खत्म करने की बात की। वह अचानक उठ खड़े हुए और मुझ पर जोर से चिल्लाए। जब मैंने बार बार सवाल किए तो गुस्से में उन्होंने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं शून्य रह गई। मेरी शादी के 1 साल
के अंदर यह पहली बार था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। मैं रोते हुए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरी नींद टूट गई जब मैंने आधी रात को डरावनी चीखें सुनी। यह आवाज़ राहुल की थी जो बचाओ बचाओ कह रहा था। मैं घबराकर उठी। राहुल के कमरे की लाइट जल रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, आदित्य पसीने से भीगा हुआ, बाल पूरी तरह बिखरे हुए कमरे से बाहर निकला। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर भय और घबराहट छा गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटकर कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे मामले से दूर रहो। मैं उसे पैसे देता हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने गुस्से से कहा, क्या कर रहे थे आप उसके साथ कमरे में? आप पागल हो गए हैं? मैं चीख पड़ी। उसने मुझे धमकाया, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मेरा वह रूप देखोगी जो तुम कभी नहीं देखना चाहती। वह मेरे बगल में लेट गया और मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मेरी कलाई दुखने लगी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सुबह होते ही मैं उठी और राहुल के पास गई। रोज की तरह वह नाश्ता बना रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखें धसी हुई थी, शरीर पर नीले निशान पड़े थे और वह चल भी ठीक से नहीं पा रहा था। वह बुखार से तप रहा था। वह मुझे देखकर बोला, दीदी क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? मैंने केवल सिर हिलाया। मेरा दिल टूट चुका था। अगले दिन मैंने आदित्य को ऑफिस भेजकर तुरंत एक महिला डॉक्टर को बुलाया। राहुल का चेकअप करने के दौरान डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह एक पुलिस केस है, इस बच्चे को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। मैडम, यह सब आप चुपचाप कैसे देख सकती है? डॉक्टर की बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन अब मेरे पास सबूत था। मैंने डॉक्टर से मदद मांगी। उसने कहा मुझे अपने पति को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सबूत चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर मैंने राहुल को हिम्मत दी। राहुल रोते हुए बोला कि अगर उसने नौकरी छोड़ी तो उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाएगा और आदित्य ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। उसकी मजबूरी सुनकर मेरे आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अभी अपने घर जाओ और तब तक मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं राहुल के साथ उसके गरीब टूटे फूटे घर गई। उसकी बीमार माँ और छोटे भाई बहन को देखकर मेरा कलेजा फट गया। राहुल की माँ ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैंने उन्हें एकांत में बुलाया और शर्मिंदगी के साथ पूरी बात बताई। पहले तो उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें अपने बेटे के शरीर पर लगे निशान याद आए तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार किया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह डरे नहीं, सारा खर्च और कानूनी कार्रवाई मैं खुद संभालूंगी। अगले दिन मैंने और राहुल की माँ ने पुलिस स्टेशन जाकर आदित्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने जस्मदीद गवाह के तौर पर बयान दिया कि मैंने खुद आदित्य को आधी रात को राहुल के कमरे से बाहर आते देखा था और मैंने बच्चे की चोटी भी दिखाई थी। राहुल का मेडिकल टेस्ट हुआ और सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। 2 दिन बाद ही आदित्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे मोहल्ले और शहर में खबर फैल गई। मेरे पति की इज्जत के चिथड़े उड़ गए। मेरे मायके वाले ने मेरा पूरा साथ दिया। जब मैं तलाक के लिए थाने पहुंची तो आदित्य ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मैंने उसकी पूरी बात क्यों नहीं सुनी। उसने बताया कि 15 साल की उम्र में हॉस्टल में रहते हुए वह कुछ बुरे लड़कों की संगति में पड़कर इस गंदी लत का शिकार हो गया था। उसने शादी से पहले मना किया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, मैं कोशिश करता था खुद को रोकने की, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी और जब मैंने राहुल को देखा तो मुझे लगा कि मुझे अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने कहा, आप एक बीमार और गुनाहगार इंसान है। आपने एक मासूम बच्चे का बचपन बर्बाद कर दिया। मुझे आपकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने उससे तलाक ले लिया और 1 हफ्ते बाद मुझे पुलिस से खबर मिली कि आदित्य ने जेल में आत्महत्या कर ली है। मेरी आंखों से एक बूंद भी नहीं गिरी। मैंने अपने जीवन की एक
कड़ा सबक सीखा था। एक निर्दोष की मदद करना अपने व्यक्तिगत सुख से कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं वापस अपने मायके आ गई। आदित्य का घर जिसे मैंने किराए पर दे दिया, उसका सारा किराया मैं राहुल की माँ को भिजवा देती हूँ ताकि राहुल को अब काम करने की जरूरत ना पड़े। राहुल ने एक दिन मुझसे कहा, दीदी आपने मेरे लिए जो किया वह एहसान मैं जरूर उतारूंगा। मैं पढ़ूंगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को पालूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो खामोश ना रहे, आवाज उठाए। समाज में सच्चाई और इंसाफ की जीत हमेशा होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।